हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं क्यूबरनेटीज़। सो हम समझेंगे दैट क्यूबरनेटीज़ क्या चीज़ है, किस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करती है एंड व्हाई यू शुड लर्न क्यूबरनेटीज़। सो एक पूरा गाइड होने वाला है क्यूबरनेटीज़ के ऊपर। हम शुरू से शुरू समझेंगे चीज़ों को, दैट व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रेडिशनली कैसे डेवलप हुआ, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्यूबरनेटीज़, हाउ इट वर्क्स, इंटरनल आर्किटेक्चर, आप कैसे क्यूबरनेटीज़ को सीख सकते हैं, all this stuff. So with that, let's start with the video. So Kubernetes को समझने के लिए एक काम करते हैं, let's go into the history. ओके, सो अभी के लिए Kubernetes को भूल जाते हैं। एज अ डेवलपर हम क्या करते हैं? एज अ डेवलपर हम कोड करते हैं, राइट? हम कोड लिखते हैं एंड हम बहुत सारा कोड लिखते हैं। सो लेट्स से दैट एज अ डेवलपर आपने एक कोड लिखा, तो ये आपका कुछ भी कोड है, या ये जावास्क्रिप्ट में हो सकता है, PHP में हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो लेट्स से आपने एक Node.js के अंदर एक कोड लिखा। अब इस कोड को, जो भी आपने एप्लीकेशन बनाया है, इसको डेवलप करना एक चैलेंज है एंड इसको डिप्लॉय करना, इसको इंटरनेट के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल करना इज़ अ डिफरेंट चैलेंज। ओके, एंड इस पर्टिकुलर कोड को डिप्लॉय करना या फिर इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज करना इतना ईजी नहीं है जितना हमें लगता है। सो ट्रेडिशनली, मतलब कि पहले पुराने टाइम में क्या होता था, जब डेवलपर्स अपना कोड लिखते थे तो वो क्या करते थे, इसको डिप्लॉय करने के लिए उन्हें किसी के थ्रू एक मशीन, एक फिजिकल सर्वर खरीदना पड़ता था। सो लेट्स से ये क्या है, ये एक फिजिकल सर्वर है। अब ये फिजिकल सर्वर क्या हो सकता है, या तो ये बेयर मेटल हो सकता है। बेयर मेटल का मतलब कि आपने अपने ही घर पे, अपने ही ऑफिस में आपने एक सर्वर खरीदा हुआ है जिसके ऊपर देयर इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन एंड आपने एक स्टैटिक IP एड्रेस लिया है जिसके ऊपर आप इस पर्टिकुलर कोड को एक्सपोज कर सकते हो या फिर आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। या फिर सेकंड वे क्या हो सकता है कि किसी सर्विस के थ्रू, किसी पार्टनर के थ्रू आप उनका कोई सर्वर रेंट आउट कर सकते हो एंड उसका बेसिकली आप एक्सेस ले सकते हो। तो एक सर्वर, अगर देखा जाए, कुछ नहीं होता। एक सर्वर बस बेसिकली एक फिजिकल मशीन है, एक फिजिकल मशीन, ओके, विच इज़ ऑन 24/7। ये जो पर्टिकुलर मशीन्स होती हैं ये 24/7 ऑन रहती हैं, सो दैट आपकी जो अप टाइम, जो आपकी अवेलेबिलिटी है, दैट इज़ लाइक 100%। एंड इसके पास एक पब्लिक इंटरनेट एक्सेस होता है, सो यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। एंड इसके पास एक स्टैटिक IP एड्रेस होता है जिसके थ्रू एक्सटर्नल ट्रैफिक या फिर जो आपके यूज़र्स हैं वो आपकी इस मशीन को एक्सेस कर पाएँ। अगर ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि दैट ये एक क्या है, ये एक सर्वर है। इस सर्वर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने कोड लिखा है आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। अब ये जो डिप्लॉयमेंट वाली टर्म है ना, ये बहुत सिंपल लगती है सुनने में, बट एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है। कैसे? बिकॉज डिप्लॉयमेंट जो होता है उसमें कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि आपका जो कोड है वो जैसे आपकी लोकल मशीन के ऊपर बिहेव कर रहा है, सेम टू सेम वैसा ही बिहेवियर, वैसा ही इन्वायरमेंट आपको उसको सर्वर के ऊपर भी देना है, नंबर वन। सेकेंडली, आपको इसको हाईली अवेलेबल रखना है, करेक्ट? बिकॉज इट हैज़ टू बी सिक्योर, इट हैज़ टू बी हाईली अवेलेबल। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण जो डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज है ना, वो ओवर टाइम बहुत ज़्यादा इवॉल्व की हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाया जो जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है एंड ऑफ कोर्स इसको रेडिस चाहिए, ठीक है, आपने कुछ कैशिंग वगैरह भी लगाई जिसमें आप रेडिस यूज़ कर रहे हो, एंड फॉर द डेटाबेस पर्पसेस लेट्स से यू आर यूजिंग पोस्टग्रेस एज द डेटाबेस, प्लस आप कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर रहे हो। तो ये आपका पूरा एक स्टैक बन चुका है, राइट? दिस इज योर स्टैक जिसके ऊपर आपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने इस एप्लीकेशन को पब्लिकली एक्सपोज करवाना है तो आपको इस सेम इन्वायरमेंट आपके फिजिकल सर्वर के ऊपर रेप्लिकेट करना पड़ेगा। कैसे? इफ़ यू आर यूजिंग रेडिस वर्जन लेट्स से 6, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर भी मैनुअली रेडिस वर्जन 6 इंस्टॉल करना होगा। इफ़ यू आर यूजिंग लेट्स से पोस्टग्रेस वर्जन 14 ऑन योर लोकल मशीन, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर वर्जन यूज़ कर रहे हो 14, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको भी रेप्लिकेट करना पड़ेगा आपके इस इन्वायरमेंट में। प्लस जो भी आपका कोड है वो आपको एज इट इज़ क्लोन करना है यहाँ पे, राइट? एंड इस क्लोन की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो आप इसको FTP के थ्रू अपलोड कर सकते हो, आप वहाँ पे अपना कोड कॉपी कर सकते हो, आप अपना कोड किसी गिटहब या फिर किसी भी VCS के ऊपर अपलोड कर दो एंड फिर इस फिजिकल मशीन में क्लोन कर लो। तो बेसिकली अगर आप देखोगे पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे क्लोन करना है एंड फिर इस कोड को रन करना है। एंड देयर आर हाई चांसेस दैट ये जो कोड है ना, ये सेम तरीके से रन नहीं करेगा जैसे आपकी लोकल मशीन में रन कर रहा था। आपने एक फ्रेज सुना होगा दैट इट वर्क्स ऑन माई मशीन, राइट? इट वर्क्स ऑन
इट वर्क्स ऑन माई मशीन। तो सिमिलरली बहुत ही लेस चांस है दैट पहली बार में ना ये पर्टिकुलर स्टेप सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो पूरा रेप्लिकेट करने के बाद, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद जब आप इस कोड को रन करोगे, तब आपका जो कोड है दैट इज अप एंड रनिंग। एंड फिर आप क्या कर सकते हो, एक डोमेन परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, लाइक लेट्स से example.com आपने परचेज किया एंड आपने उसको रूट कर दिया स्टैटिक आईपी के ऊपर, एंड नाउ पीपल कैन यूज योर एप्लीकेशन यूजिंग दिस example.com, राइट। अब यहाँ पर अगर ये एप्लीकेशन लेट से चल रहा था, क्रैश हो जाता है, तो योर वेबसाइट इज डाउन, आप इसको स्केल नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इट्स ए स्टैटिक एप्लीकेशन। तो अगर आपका ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो आप क्या करोगे? तो ट्रेडिशनली व्हाट डेवलपर्स यूज्ड टू डू कि भाई ठीक है, अभी के लिए जो ये मशीन है, लेट्स से मेरे पास ये 2 CPU मशीन है, ठीक है, तो इसमें 2 CPUs हैं, एंड लेट्स से मे बी यू आर यूजिंग ऑन अ 4 GB रैम प्लस और थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी भी टाइम पे आपका जो स्टार्टअप है दैट इज़ गोइंग गुड, पीपल आर इंक्रीजिंग, योर यूजर्स आर इंक्रीजिंग, तो आप क्या कर सकते हो, आप हार्डवेयर लेवल के ऊपर इसको अपग्रेड कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ 2 CPU यू कैन हैव 4 CPU एंड देन यू कैन हैव 8 gigs ऑफ रैम। इफ योर स्टार्टअप continues to increase, then you can have even like more CPUs, you can go with like 8 CPUs, you can go with 64 GB RAM. सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली डू दी स्केलिंग स्टफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्स्टेंटली यू हैव टू परचेज न्यू हार्डवेयर, यू हैव टू इंस्टॉल द हार्डवेयर ऑन दिस मशीन, एंड आपको इसको अपग्रेड करना है सो दैट ये ज़्यादा वर्कलोड्स को हैंडल कर पाए। दिस वॉज द ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम, बहुत पेनफुल था। यू कैन सी, राइट, इट्स वेरी कॉस्टली, इट रिक्वायर स्किल्स टू मेंटेन, एंड डेडिकेटेड पर्सन चाहिए जो उसको मेंटेन कर पाए। नॉट दैट ईजी, नॉट दैट स्केलेबल। धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, एक कंपनी आई जिसका नाम है AWS। AWS ने ना चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया। जब AWS लॉन्च हुआ, AWS ने क्या किया, AWS ने ना क्लाउड को ना जनरली अवेलेबल करा दिया। क्लाउड वॉज ईजीली अवेलेबल टू एवरीवन, ईजीली, ओके। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ईजीली अवेलेबल। तो कोई भी यूज़र, ठीक है, कोई भी यूज़र, चाहे वो एक इंडिविजुअल लर्नर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे एक स्टार्टअप है, वो क्या कर सकते हैं, वो अपना एक अकाउंट बना सकते हैं AWS के ऊपर, एंड दे कैन स्टार्ट यूजिंग द सर्वर्स। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ना देखो, या तो आपको खुद की फिजिकल मशीन खरीदनी पड़ेगी, या फिर आपको किसी पर्सन, कोई कंपनी के पास जाना पड़ेगा जो आपको एक फिजिकल मशीन दे दे, राइट। एंड उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करनी पड़ेगी दैट येस वी वांट अ मशीन फ्रॉम यू, हम आपको 3 साल का इकट्ठा पेमेंट करते हैं, सो प्लीज़ गिव इट टू अस। बट अब इस पर्टिकुलर सिनारियो में बिकॉज AWS आया, तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हुई। यहाँ पर आप बस अपना अकाउंट बनाओ, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू विल हैव योर ओन स्मॉल मशीन अप एंड रनिंग विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपना कोड माइग्रेट करना स्टार्ट किया AWS के ऊपर। अब इस पर्टिकुलर अप्रोच से नाउ एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द क्लाउड, कोई भी अपना एप्लीकेशन घर से बना सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। एंड यहाँ पर AWS ने एक और चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, दैट इज समथिंग नोन एज क्लाउड नेटिव। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना पीपल वर गोइंग क्लाउड नेटिव, डेवलपर्स वर अडाप्टिंग क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज। क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो आपको राइट इन द फ्रंट क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब, लेट से अगर मेरे पास एक फिजिकल मशीन है, तो जो ये स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन है, इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन है, लेट से मेरे को यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगाना है, तो वो सब चीज़ें ना मेरे को खुद ब खुद कन्फिगर, खुद ब खुद बनानी पड़ेंगी। रिवर्स प्रॉक्सी लगानी है, मेरे को सब कुछ चीज़ें खुद कोड करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या था, मेरे पास यहाँ पर क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी थी। मेरे को सिर्फ क्या करना है, मेरे को सिर्फ अपना कोड यहाँ पर AWS के पास लेकर आना है, मेरे को उसको एक सिंगल मशीन के ऊपर डिप्लॉय करना है, दैट इज इट। जो रेडिस है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ AWS का, मैं यहाँ पे पोस्टग्रेस यूज़ कर सकता हूँ, मैनेज सर्विसेज यूज़ कर सकता हूँ AWS का, मुझे सेटअप नहीं करना है। एंड मैं यहाँ पर ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज़ कर सकता हूँ, किसका, अगेन AWS का। मैं यहाँ पर क्लाउड फ्रंट CDN यूज़ कर सकता हूँ, किसका, अगेन AWS का। तो सारी चीज़ें ना मेरे लिए रेडीली अवेलेबल है, राइट। क्लाउड के ऊपर सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए रेडीली अवेलेबल है, मुझे सिर्फ इनको कॉन्फ़िगर करना है विद जस्ट फ्यू क्लिक्स, मेरा सारा चीज़ें कॉन्फ़िगर। प्लस स्केलिंग बहुत इजी है, यहाँ पर स्केलिंग इज़ सो इजी बिकॉज यहाँ पर आपको फिजिकल हार्डवेयर खुद परचेज करना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या है, आप बस एक ASG ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाओ एंड एक पॉलिसी अटैच करो, तो जैसे से आपका ट्रैफिक इंक्रीज करेगा, आपके CPUs, आपके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ते जाएंगे, जैसे से आपका ट्रैफिक डिक्रीज करेगा,
आपकी जो स्केलिंग है वो भी डाउन चली जाएगी। तो यहाँ पर हुआ क्या, बिकॉज ऑफ दिस आर्किटेक्चर, बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड नेटिव थिंग्स, लोगों ने बहुत ज़्यादा अडाप्ट किया AWS को, राइट। दिस वॉज गुड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे एक स्टेप आगे बढ़े, हम फिजिकल मशीन से आगे बढ़े AWS के ऊपर। अब यहाँ पर आगे, ठीक है, थोड़ा सा और इनोवेट करते हैं, टाइम थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, स्टिल आपको जो ये रिसोर्सेज बनाना है, जो आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना, दैट इज़ नॉट ईजी। बिकॉज अगर आपकी लोकल के ऊपर आप Redis 6 यूज़ कर रहे हो, आप Postgres 14 यूज़ कर रहे हो, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर करनी है, आपको पूरा का पूरा इन्वायरमेंट रेप्लिकेट करना है। स्टिल एक प्रॉब्लम है दैट इट वर्क्स ऑन माई मशीन वाला प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पर है। बिकॉज हो सकता है ना, आप यहाँ पे जो लोकल मशीन है, आप यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, लेकिन नाउ यू आर ऑन अ सर्वर, राइट, नाउ यू आर ऑन अ मैनेज सर्वर। हो सकता है ये सारी चीज़ें किसी AWS लिनक्स में चल रही हैं, राइट, मतलब हो सकता है क्या, ऑब्वियसली दीज थिंग्स वर्क ऑन AWS लिनक्स। तो जो कोड आपने विंडोज़ के ऊपर बनाया, जो आपने विंडोज़ के ऊपर चल रहा है, इट इज़ नॉट गारंटीड कि वो यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी चलेगा, ठीक है। तो दिस वॉज अ प्रॉब्लम। तो अगेन दैट प्रॉब्लम अकर्स। तो इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट वॉज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन में क्या कर सकते हो, आप पूरी की पूरी एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो, राइट। आप एक टेम्पलेट बना सकते हो वर्चुअलाइजेशन का। तो अगर आपने VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया होगा, तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो। इस वर्चुअल मशीन के ऊपर व्हाट यू कैन डू इज़, यू कैन हैव योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पूरा का पूरा विंडोज़ OS इंस्टॉल करो, उसके ऊपर आप अपना कोड फाइल लेकर आओ, उसके ऊपर आपको जो भी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज चाहिए, लाइक Redis एंड Postgres, जो भी आपको चाहिए, आप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करो यहाँ पे। एंड ये पूरा का पूरा जो आपकी इमेज है, जो आपका टेम्पलेट है, आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। सो दिस वॉज द नेक्स्ट स्टेप, ओके। बट यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम क्या आया, दैट ये जो वर्चुअलाइजेशन इमेजेस है ना, दीज आर वेरी हैवी, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। बिकॉज पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर है, पूरा का पूरा विंडोज़ का 4 GB का 10 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर है, पूरा कोड इसके अंदर, डिपेंडेंसीज इसके अंदर है। तो इसको शेयर करना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग फाइल। इसको फटाफट डिप्लॉय करना नॉट ईजी, इसको जल्दी से स्केल करना इज़ नॉट ईजी। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रेप्लिकेट करना ऑन द गो, जहाँ पे आपका ट्रैफिक एकदम से आ रहा है, इट्स नॉट ईजी। सो इसका नेक्स्ट स्टेप आया, दैट वॉज कंटेनराइजेशन। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आया, कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन बेसिकली इज काइंड ऑफ अ वर्चुअलाइजेशन, बट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर नहीं होती, ठीक है। इसमें हम होस्ट मशीन का कर्नल यूज़ करते हैं, वी एलिमिनेट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नल थिंग। इससे क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ वर्चुअलाइजेशन बट इन अ वेरी लाइट वेट मैनर, वेरी लाइट वेट मैनर। तो लाइट वेट मैनर से क्या हो सकता है कि एक तो इसको आप इजीली शेयर कर सकते हो, पब्लिक इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो, इंटरनेट के ऊपर शेयर कर सकते हो, आप इमेजेस बनाओ, आप इनको डिप्लॉय करो, एंड स्केल फटाफट हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी लाइट वेट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर यूजिंग नाउ अ डेज, दैट इज कंटेनराइजेशन। सो कंटेनराइजेशन के अंदर क्या होता है, हम अपने एप्लीकेशन की एक इमेज बनाते हैं फ्रॉम अ टेम्पलेट, एंड इसके अंदर सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि मेरे को कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चाहिए, मेरे को मेरा कोड कहाँ पर है, मेरे को और क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, एंड ये इमेजेस को आप पब्लिकली शेयर कर सकते हो। दीज आर वेरी लाइट वेट इमेजेस, एंड इन इमेजेस को आप कंटेनर्स के अंदर रन कर सकते हो। एंड इट इज़ गारंटीड कि एक इमेज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलाओ, वो सेम बिहेवियर देगी। इट्स नॉट लाइक कि आपकी मशीन के ऊपर वो इमेज अलग चल रही है, मेरे ऊपर अलग नहीं। वो जो कंटेनर्स हैं, दे विल कॉन्टिन्यू टू वर्क एज एक्सपेक्टेड एज ऑन योर लोकल मशीन। सो कंटेनर्स ने ना एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व किया कि ईजिली स्केलेबल है, ईजिली शेयरेबल है, लाइट वेट है। सो दैट इज वॉट कंटेनराइजेशन इज सॉल्विंग, ओके। तो ये तो था डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी। पीयूष, इसमें कुबरनेटिस कहाँ आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मिला कि डिप्लॉयमेंट्स कैसे कैसे इवॉल्व की। अब कंटेनर्स जब आए, अभी जैसे कंटेनर्स हैं, यहाँ पर क्या हुआ, गूगल वॉज द फर्स्ट कंपनी, नॉट फर्स्ट, आई वुड से अर्ली कंपनी, जो कंटेनर्स को ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ कर रही थी, ठीक है। सो गूगल क्या करती थी, गूगल के पास कंटेनर्स थे, फॉर एग्जांपल जीमेल सर्विस के कंटेनर्स हैं उनके पास, गूगल फोटोज़ के कंटेनर्स हैं, उसके पास फोटोज़ उनकी जो सर्विस है, देन उनके पास और भी जितनी भी सर्विसेज हैं, ड्राइव सर्विस है, उसके भी कंटेनर्स हैं। तो गूगल के पास क्या था ना, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं अगर आप देखोगे, एंड गूगल का स्केल इज़ लाइक हाई स्केल, राइट, बहुत हाई स्केल के ऊपर गूगल ऑपरेट करता है। तो गूगल इन सबको कंटेनर्स के अंदर रन करता था। अब कंटेनर्स की ना एक प्रॉब्लम है, कंटेनर्स को ना मैनेज करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। मैनेज करने का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपने ना मेरे को एक कंटेनर दिया जीमेल का, ठीक है, जिसके अंदर पूरा जीमेल का कोड है, जीमेल चलता है।
अब देखो मेरे को क्या करना है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ कंटेनर। तो लेट अस, आप एज्यूम करो दैट ये एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर को क्या क्या करना है, ठीक है। अब देखते हैं इस कंटेनर के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन क्या हो सकता है कि भाई इस कंटेनर को चलाओ, ठीक है, इस कंटेनर को रन करो। सो लेट अस से अभी फिलहाल क्या हो रहा है, जीमेल के टू कंटेनर्स आर रनिंग फाइन। जब भी हमारा एप्लीकेशन बढ़ेगा तो मेरे को इन कंटेनर्स को स्केल करना है, मेरे को ये कंटेनर्स बढ़ाने हैं। नंबर ऑफ कंटेनर्स मैंने 5 कर दिए बिकॉज एकदम से ट्रैफिक आया, ठीक है। जब ट्रैफिक जा रहा है, व्हेन ट्रैफिक इज गोइंग अवे, मुझे इन कंटेनर्स को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, बिकॉज 2 कंटेनर्स आर सफिशिएंट। हो सकता है जब हमारा पीक ट्रैफिक था, जब हम कंटेनर्स को स्केल कर रहे थे, तो कोई एक कंटेनर क्रैश कर गया। फॉर सम रीजन्स दिस पर्टिकुलर कंटेनर गॉट क्रैश्ड, इसमें कोई एप्लीकेशन एरर आ गया। तो इस कंटेनर को डिलीट करके मेरे को एक और कंटेनर स्पिन अप करना है उसकी जगह। एंड जितने भी कंटेनर्स हमारे चल रहे हैं, जो भी स्केल हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, इन सब के जो लॉग्स हैं उसको मुझे किसी एक जगह पे कलेक्ट भी करना है ना, किसी डेटाबेस में या कहीं पे मुझे उसको कलेक्ट भी करना है। तो कंटेनर के ऊपर आप ऑपरेशंस बहुत सारे हैं, कंटेनर्स को रन करना, कंटेनर्स को मॉनिटर करना, कंटेनर्स को स्टार्ट करना, कंटेनर्स को डिस्ट्रॉय करना, कंटेनर्स को मॉनिटर करना, अगर कोई कंटेनर बंद हो रहा है तो उसको वापस से रीस्टार्ट करना, कंटेनर्स को हेल्थ चेक करना, उनका लॉग एग्रीगेट करना। तो कंटेनर्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। अब कैसे करें, राइट। एक तरीका क्या है कि भाई गूगल है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो किसी डेवलपर्स को हायर करें जो 24/7 क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है। जैसे ही ट्रैफिक बढ़ रहा है तो वो नंबर ऑफ कंटेनर्स को बढ़ा देंगे, जैसे ट्रैफिक कम हो रहा है वो नंबर ऑफ कंटेनर्स को कम कर देंगे। अगर कोई कंटेनर किल हो जा रहा है तो उस कंटेनर को वो रीस्टार्ट कर देंगे। बट मैनुअली इतना ईजी नहीं है कंटेनर्स को मैनेज करना। एंड ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, कंटेनर्स को मैनेज करना, इसकी एक टर्म है। उस टर्म को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। सो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, सो ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग द मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। तो उसकी डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन जो है ना, वो एक इतना ईजी टास्क नहीं है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मैनुअली करना नॉट पॉसिबल। तो क्या कोई तरीका है कि हम कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशंस को ऑटोमेट कर पाएँ? बिल्कुल, है ना। तो हमें एक तरीका चाहिए जिससे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो हमारा कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन है, इसको मुझे अब क्या करना है, इसको मुझे ऑटोमेट करना है। एंड ये प्रॉब्लम किसको आई, गूगल को आई। बिकॉज सिंपल सी बात है, पहली बात, जब ये प्रॉब्लम आई थी गूगल को, आई थिंक बैक इन 2013 और 14 के आसपास की बात है, तब ना कंटेनर ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। बड़ी कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स कंटेनराइजेशन की तरफ नहीं थी, प्लस इतना स्केल नहीं था जितना गूगल के पास था। सो गूगल वॉज काइंड ऑफ द अर्ली कंपनी जिसने कंटेनराइजेशन एप्लीकेशंस को अडॉप्ट भी किया, प्लस उनको ये प्रॉब्लम आया, दैट वॉज ऑर्केस्ट्रेशन। तो इन्होंने क्या किया, गूगल ने ना एक इन हाउस सोल्यूशन बनाया इसका, एक इन हाउस सोल्यूशन जिसका नाम था ब्रॉग। ओके, जिसका क्या नाम था, ब्रॉग। ब्रॉग क्या है, यहाँ पे सर्च करते हैं ब्रॉग। ओके, सो गूगल ब्रॉग, सॉरी बॉर्ग, मैंने मिसपेल किया, इट वॉज बॉर्ग। ओके, सो गूगल ने एक प्रोडक्ट बनाया, गूगल ने, दैट वॉज लार्ज स्केल क्लस्टर मैनेजमेंट एट गूगल विद बॉर्ग, ठीक है। सो बॉर्ग क्या कर सकता था, बेसिकली ना वो इन सारे कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट कर सकता था ऑटोमेटिक वे में, कि अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो कंटेनर्स को बढ़ा दो, अगर ट्रैफिक कम हो रहा है तो कंटेनर्स को डिस्ट्रॉय कर दो, अगर कोई कंटेनर रेड हो रहा है मतलब कि वो क्रैश कर रहा है तो उसको रीस्टार्ट कर दो। तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन को ऑटोमेट करने के लिए उन्होंने एक इन हाउस सोल्यूशन बनाया। उस इन हाउस सोल्यूशन का मतलब क्या था, बॉर्ग। ओके, सॉरी नॉट मतलब, उसका नेम क्या था, बॉर्ग। अब ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये सिर्फ गूगल के साथ नहीं थी। जो भी यूज़र, जो भी स्टार्टअप, जो भी कंपनी कंटेनराइजेशन को अडॉप्ट करेगी, उनको ये प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज एक कंटेनर चलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ एक कंटेनर चला रहे हो, यू आर नॉट स्केलेबल। तो कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करना हर एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया। तो इस प्रोजेक्ट को कुछ भी एक नाम देते हैं। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया XYZ, जो बॉर्ग से इंस्पायर्ड था। गूगल ने ही बनाया, देखो ये भी गूगल ने ही बनाया है, ठीक है, ये भी गूगल ने ही बनाया है, ये भी गूगल ने ही बनाया है। तो गूगल ने बेसिकली क्या किया, ग्राउंड अप से रीराइट किया। उन्होंने क्या किया, बॉर्ग को वापस से रीराइट किया, ठीक है, रीराइट किया,
और उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट XYZ बनाया ग्राउंड अप से, इसमें बॉर्ग का कोई कोड नहीं है, ग्राउंड अप से बनाया, सेम टीम ने ही बनाया, एंड उन्होंने इसको ना ओपन सोर्स कर दिया। तो देखो बेसिकली बात क्या थी, बॉर्ग को ओपन सोर्स करना पॉसिबल नहीं था, मे बी बिकॉज उसमें गूगल का कुछ अपना सेंसिटिव कोड हो सकता है। तो बिकॉज उन्होंने बॉर्ग बनाया, उन्होंने बॉर्ग को एक हाई स्केल के ऊपर यूज़ किया। अब गूगल के पास एक्सपीरियंस आ चुका है कि किस तरह से हम कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन दिस लर्निंग, उन्होंने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट XYZ, जो बॉर्ग से इंस्पायर था, बॉर्ग के एक्सपीरियंस से बनाया गया, एंड सेम टीम मेंबर्स ने बनाया, एंड इसको उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया सो दैट बाकी लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इस प्रोजेक्ट का नेम था कुबरनेटिस। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का क्या नेम था, कुबरनेटिस। सो क्या कुबरनेटिस बॉर्ग का ओपन सोर्स वर्जन है? नहीं, कुबरनेटिस ग्राउंड अप से राइट किया गया है, बिल्कुल ग्राउंड अप से, बट इट इज़ इंस्पायर्ड एंड लर्नड फ्रॉम बॉर्ग। बॉर्ग के टीम मेंबर्स ने ही कुबरनेटिस को बनाया, बट इसमें बॉर्ग नहीं है। ठीक है, सो काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे जिसमें कहा था कि इसको ही ओपन सोर्स कर दिया, नहीं, ये ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन इसके बेस पे जो ये प्रोजेक्ट कुबरनेटिस बना, ये ओपन सोर्स है। एंड 2014 में इसको डोनेट कर दिया गया था, इसको डोनेट कर दिया गया था किसको, CNCF को। किसको, CNCF। ये CNCF क्या है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। सो आप सर्च करो CNCF, सो यू विल गेट दिस क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। ये बेसिकली क्या है, एक फाउंडेशन ऑफ क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। सो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की ये एक फाउंडेशन है, एंड इनको कुबरनेटिस क्या कर दिया गया था, डोनेट। सो नाउ दे आर द ओनर्स ऑफ कुबरनेटिस। गॉट इट? सो बिकॉज अब ये ओपन सोर्स है एंड CNCF के पास है, अब कोई भी कुबरनेटिस को यूज़ कर सकता है। इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, यू आर अ स्टार्टअप ओनर, आप एक डेवलपर हो, आपको कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन करना है, तो आप कुबरनेटिस यूज़ करो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? बिकॉज इट्स ओपन सोर्स। ठीक है, इसका जो कोड है वो आज भी गिटहब पे अवेलेबल है, जो सोर्स कोड है। सो कुबरनेटिस इस तरह से बॉर्न हुआ था। सो थैंक्स टू द गूगल टीम, स्पेसिफिकली गूगल बॉग टीम, जिन्होंने कुबरनेटिस को ग्राउंड अप से बिल्ड किया, सो दैट any business can orchestrate their containers in a highly scalable manner. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ना आपको समझ आ चुका है दैट कुबरनेटिस क्या चीज़ है, कुबरनेटिस क्या करती है, क्या चीज़ है। अब थोड़ा सा कुबरनेटिस के अंदर डाइव इन करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी पूरी की पूरी हिस्ट्री। अब नाउ लेट्स डाइव इन टू द कुबरनेटिस। सो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी। सो लेट्स सी गाइज व्हाट इज कुबरनेटिस। सो कुबरनेटिस जो वर्ड है ना, इट्स बेसिकली अ ग्रीक वर्ड फॉर हेल्समैन। ठीक है, हेल्समैन का एक ग्रीक वर्ड है। तो हेल्समैन कौन होता है, जो बेसिकली शिप को चलाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, हियर इज़ अ फोटो। सो बेसिकली देखो, कंटेनर्स को मैनेज करना इज सम वॉट लाइक शिप को मैनेज करना। सो वहाँ से इसका नेम ओरिजिनेट हुआ। एंड अगर आप लोगो देखोगे, अगर आप कुबरनेटिस का लोगो देखोगे, तो बेसिकली इसके इस व्हील जैसा है। तो अगर मैं यहाँ पर लोगो को लेकर आता हूँ, सो दिस इज द लोगो फॉर कुबरनेटिस। तो अगर आप देखोगे, इट्स बेसिकली सम वॉट लाइक दिस व्हील। सो दिस इज वेयर द कुबरनेटिस वॉज बॉर्न। ठीक है, कुबरनेटिस क्या कहता है, कुबरनेटिस बेसिकली क्या करता है, पहले ये देखते हैं कुबरनेटिस क्या करता है। सो यहाँ पे लेट्स सर्च फॉर कुबरनेटिस, तो आपको यहाँ पे CNCF का ही मिलेगा। सो ये देखो कुबरनेटिस। सो कुबरनेटिस ऑल्सो नोन एज K8S। आपको पता है इसको K8S क्यों कहते हैं? K8S इसलिए कहते हैं बिकॉज फर्स्ट लेटर है K, तो वहाँ से आया K, लास्ट लेटर है S, तो वहाँ से आया S, और बीच में 8 कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इट्स बेसिकली शॉर्ट फॉर्म फॉर K8S। ओपन सोर्स इज एन ओपन सोर्स सिस्टम फॉर ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, and it is a group of containers that make up an application into logical units for easy management. Kubernetes builds upon 15 years of experience of running production workloads at Google, combined with the best of breeds ideas and practices from the community. ठीक है, सो ये है हमारा Kubernetes. सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, हम यहाँ पे चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको Kubernetes के बारे में पढ़ सकते हो कि Kubernetes क्या है, क्यों है, एंड ऑल दैट थिंग। अब Kubernetes करता क्या है, ठीक है, पहले वो देखते हैं। देखो, आज के टाइम में अगर मेरे को कंटेनर चलाने हैं तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपने सुना होगा एक चीज़ है डॉकर। ठीक है, जो डॉकर है ना, डॉकर ने ना कंटेनराइजेशन को ना बहुत ईजी कर दिया। जो कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, कंटेनराइजेशन, उसको ना बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया। बिकॉज ऑफ डॉकर ना आज आप एक छोटे से एप्लीकेशन को भी कंटेनराइजेशन वे में बना सकते हो, बिकॉज थैंक्स टू डॉकर। एंड
एक छोटा सा प्रोमो, अगर आप डॉकर सीखना चाहते हो, सो मेरा एक प्रीमियम कोर्स है डॉकर के ऊपर, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके अंदर हम डॉकर को पूरा स्क्रैच से कवर करते हैं। सो यू कैन जस्ट विजिट pro.piyushkar.dev एंड यहाँ पे यू विल फाइंड अ प्रीमियम कोर्स ऑन डॉकर। इसमें हम डॉकर के बारे में हर चीज़ सीखते हैं कि डॉकर क्या है, डॉकर इमेजेस, डॉकर CLI, डॉकर नेटवर्किंग, डॉकर वॉल्यूम्स, डॉकर कंपोज, डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन विद AWS एंड लिटिल बिट ऑफ कोर्सेज। सो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ज़रूर चेकआउट करना। ओके, सो या बैक टू दिस। सो डॉकर के थ्रू आप चीज़ों को कंटेनराइज कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड। अब इस कंटेनराइज एप्लीकेशंस को आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो? लेट्स से मेरे को कुछ सर्विस चाहिए, इन कंटेनर्स को डिप्लॉय करने के लिए आई नीड सम काइंड ऑफ सर्विस। एक ऐसी सर्विस है दैट इज नोन एज AWS ECS। ECS की फुल फॉर्म होती है इलास्टिक कंटेनर सर्विस। ओके, इलास्टिक कंटेनर सर्विस बहुत ही प्यारी सर्विस है AWS की तरफ से। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी इमेज बनानी है एंड आपको अपनी जो इमेज है ना वो ECS को दे देनी है। ECS उसको खुद ब खुद स्केल करेगा, डिप्लॉय करेगा, मैनेज करेगा, लॉग कलेक्शन करेगा, बेसिकली क्या करेगा, कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कुबरनेटिस की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट AWS ECS। अब ये जो AWS ECS है, ये सर्विस कौन से क्लाउड ने बनाई है? ये बनाई है AWS ने, बिकॉज नाम ही बता रहा है कि ये AWS की सर्विस है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं सर्विस को यूज़ करता हूँ तो मेरा जो कोड है, मेरा जो डिप्लॉयमेंट है, मेरा जो डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी है, मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो मैंने जो लिखी वो AWS के पर्सपेक्टिव से लिखी। जो भी मैंने कोड लिखा होगा ना कि कैसे डिप्लॉय करना है, CI/CD पाइपलाइन, जो भी मैंने लिखा वो मैंने AWS ECS के पर्सपेक्टिव से लिखा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पर हो चुका हूँ वेंडर लॉक इन। मानते हो बात? मैं वेंडर लॉक इन हो गया। क्यों? बिकॉज मैंने अपने सारी डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन इसके थ्रू लिख दी। अब जो भी ये प्राइस करेगा मेरे को, आई हैव टू पे दैट पर्टिकुलर प्राइस। टुमारो इफ़ आई डिसाइड कि यार मेरे को ना अमेजोन यूज़ नहीं करना है, मेरे को तो भाई डिजिटल ओशन यूज़ करना है, फॉर सम रीजन्स मेरे को डिजिटल ओशन पे शिफ्ट करना है, कैन आई शिफ्ट दिस होल थिंग, दिस होल कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट थिंग टू डिजिटल ओशंस? नहीं, वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज मैंने अपना कॉन्फ़िगरेशन ECS के अकॉर्डिंग लिखा, तो वो सिर्फ ECS के ऊपर चलेगा ना, वो डिजिटल ओशंस के ऊपर नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को इन्हीं कंटेनर्स को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, मेरे को वापस से मेरी CI/CD पाइपलाइन स्क्रैच से लिखनी पड़ेगी फॉर डिजिटल ओशंस। अब वो डिजिटल ओशंस पे काम करेगी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकता है मैं यहाँ पर जो क्लाउड नेटिव चीज़ें यूज़ कर रहा था, फॉर एग्जांपल मैं इनका ELB यूज़ कर रहा था, मैं इनका कुछ मे बी कुछ कंट्रोलर यूज़ कर रहा था, मैं इनका ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूज़ कर रहा था, मैं यहाँ पर क्लाउड फ्रंट यूज़ कर रहा था, जो सारी चीज़ें अमेजोन ने बनाई हैं, क्लाउड नेटिव थिंग्स हैं ये, वो सब चीज़ें यहाँ पर तो बढ़िया काम कर रही थी, बट ये सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर तो है ही नहीं। डिजिटल ओशंस में ये सारे के सारे फीचर्स नहीं है, तो क्या मैं ये सारे फीचर्स यूज़ कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो मतलब कि मेरे लिए मेरे एप्लीकेशन को एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे मूव करना बहुत बड़ा एक इंजीनियरिंग चैलेंज है। मानते हो बात? मेरे को बहुत सारी चीज़ें रीराइट करनी पड़ेंगी। एंड सिमिलरली टुमारो इफ़ आई वांट टू गो टू गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसको हम GCP भी कहते हैं, वहाँ पर मूव करना भी सेम चैलेंज होगा। तो मतलब कि एक बार जो तुमने इनिशियली क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ कर लिया, यू हैव टू स्टिक टू दैट। बार बार चेंज करना इज़ नॉट दैट ईजी। प्लस हो सकता है जो एप्लीकेशन यहाँ पर सही से रन कर रहा था वो यहाँ पर रन ना करे, बिकॉज यू हैव चेंज्ड द अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वो यहाँ पर भी ना चले, एंड फीचर्स आर मिसिंग। सो इट्स नॉट एट ऑल ईजी टू चेंज द क्लाउड प्रोवाइडर। बट विथ कुबरनेटिस ये चीज़ें भी बहुत आसान है। सो कुबरनेटिस क्या कहता है ना, कुबरनेटिस कहता है कि भाई आई एम क्लाउड एग्नोस्टिक। मेरे को कोई मतलब ही नहीं है कि अंडरलाइन क्लाउड कौन है। ये क्या है? ये ना एक व्हाट डू यू कॉल, जेनरिक है। ठीक है, ये ना एक जेनरिक है। तो ये कहता है कि भाई मैं ना कभी भी क्लाउड डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। ऐसा नहीं है कि तुम कुबरनेटिस को सिर्फ अमेजोन पे चला सकते हो या कुबरनेटिस गूगल ने बनाया तो सिर्फ GCP पे चलेगा, नहीं। कुबरनेटिस कहता है कि भाई अगर तुम मेरे ऊपर डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, इफ़ यू आर गिविंग द मैनेजमेंट टू मी, चाहे तुम उसको अमेजोन पे डिप्लॉय करो, चाहे तुम उसको डिजिटल ओशंस पे डिप्लॉय करो, चाहे गूगल पे डिप्लॉय करो, चाहे खुद के क्लस्टर पे, चाहे बेयर मेटल पे डिप्लॉय करो, इट विल कॉन्टिन्यू टू वर्क एज एक्सपेक्टेड। सो कुबरनेटिस क्या करता है, एक एब्स्ट्रैक्शन, एक जेनरिक लेयर प्रोवाइड करता है, जिससे आई एम नाउ क्लाउड एग्नोस्टिक। मतलब कि मैं क्लाउड की किसी भी नेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, एंड विद जस्ट वन क्लिक मैं अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजोन से डिजिटल ओशन से GCP से वापस AWS मैं कभी भी माइग्रेट कर सकता हूँ, एंड ऑल द थिंग्स विल
remain the same and will continue to work in same fashion. सो ये है कुबरनेटिस. सो कुबरनेटिस क्या करता है, डिप्लॉय तुम्हें कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन तो दे रहा है, प्लस वो तुम्हें एक कॉमन इंटरफेस दे रहा है. तो हमारा जितना भी कम्युनिकेशन है, डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो बेसिकली हम कुबरनेटिस के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, हम कुबरनेटिस के लिए लिखेंगे. अब कुबरनेटिस को चाहे आप AWS के ऊपर रन करो, चाहे आप इसको डिजिटल ओशंस पे रन करो, चाहे आप इसको GCP के ऊपर रन करो, चाहे आप इसको खुद के सर्वर पे रन करो. बेयर मेटल मतलब आपने घर पे सर्वर खरीद लिया, आपने ऑफिस में सर्वर खरीद लिया, बेयर मेटल एक सर्वर, आप उसके ऊपर रन करो. इट विल कंटिन्यू टू वर्क इन सेम फैशन. सो why not to use this Kubernetes, right? So this is basically the definition of Kubernetes and why big companies use Kubernetes. अब because Kubernetes is generic, it is meant कि वो कहीं पर भी चल सकता है. It can work anywhere, any cloud, anything. तो इसका जो आर्किटेक्चर है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स वेरी इजी. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ द इट्स जेनरिसिटी. तो देखते हैं कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर. ठीक है, सो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर समझते हैं. सो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर कैसे बना, देखो. सबसे पहले कुबरनेटिस के अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिन अप अ फिजिकल मशीन. तो यहाँ पर हमारे पास एक फिजिकल मशीन है, एक सर्वर है. ये फिजिकल मशीन देखो कुछ भी हो सकते हैं. मैं यहाँ पे फिजिकल मशीन टर्म यूज़ कर रहा हूँ. फिजिकल मशीन आपकी लोकल मशीन, मैकबुक, आपका कोई भी Amazon की EC2 मशीन हो सकती है, ये GCP का मशीन हो सकता है, या डिजिटल ओशंस की मशीन हो सकती है, बेयर मेटल हो सकता है, कोई भी फिजिकल मशीन. इस फिजिकल मशीन को हम बोलते हैं कंट्रोल प्लेन. ठीक है, तो कुबरनेटिस को क्या चाहिए, कंट्रोल प्लेन चाहिए. कंट्रोल प्लेन इज बेसिकली लाइक द मेन मैनेजर, यू नो, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना जैसे चीज़ों का. तो कुबरनेटिस का जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, कंट्रोल प्लेन. सो कंट्रोल प्लेन बेसिकली क्या होता है, एक फिजिकल मशीन है एंड इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होती हैं. क्या क्या, पहला आपको इंस्टॉल करना होता है एक API सर्वर. ठीक है, बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या है. तो इसके अंदर हमारे पास आता है एक API सर्वर, एक इसके अंदर आता है कंट्रोलर, क्यूब कंट्रोलर. ठीक है, तो एक कंट्रोलर कंपोनेंट आता है. एक इसके अंदर आता है ETCD की KV स्टोर. ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, अभी बस लिखते हैं. ठीक है, अभी समझते नहीं है, बस लिखते हैं. ETCD KV स्टोर एंड एक आता है शेड्यूलर. ओके, शेड्यूलर. तो मतलब कि मैंने अभी तक क्या किया, मैंने एक फिजिकल मशीन खरीदी. ठीक है, एक छोटी सी फिजिकल मशीन हो सकता है, इसमें बस 4 CPUs एंड 8 GB रैम है. एंड इसके अंदर मैंने ये 4 चीज़ें इंस्टॉल कर दी. क्या क्या, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ETCD, API सर्वर. अगर ये चारों चीज़ें एक फिजिकल मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड है, ये क्या है, कंट्रोल प्लेन. इसको मैं क्या बोलूँगा, कंट्रोल प्लेन. राइट. कंट्रोल प्लेन इज बेसिकली द कंट्रोलर या फिर एक एडमिन है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ETCD है, क्यूब API सर्वर है, कंट्रोल मैनेजर है, कंट्रोलर इसको मैंने बोलता है, एंड शेड्यूलर. तो ये 4 चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है. अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी हम अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, जैसे डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, इंस्ट्रक्शंस, वो सारी हम किसको देते हैं, वो हम देते हैं इस API सर्वर को. तो मतलब कि ये जो API सर्वर है ये हमारे लिए है. तो कुबरनेटिस के अंदर जो API सर्वर होता है, दिस इज़ फॉर यू गाइज, जिससे डेवलपर अपनी कॉन्फ़िगरेशन, अपने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे सकता है. ये API सर्वर इंटरनली इस कंट्रोलर से बात करता है, जिससे वो आपका सारा काम करता है. तो API सर्वर इज़ बेसिकली एक एक्सपोजर, एक APIs एक्सपोज करता है, जिससे आप कुबरनेटिस के कंट्रोल प्लेन से बात कर सकते हो. ये API सर्वर इंटरनली जो भी आप इसको कॉन्फ़िगरेशन देते हो, ये कंट्रोलर को पास करता है, जो एक्चुअली में उसको एग्जीक्यूट करता है. अब बिकॉज हमारे पास यहाँ पर एक कंट्रोलर है, हमारे पास API सर्वर है, इसको एक डेटाबेस भी चाहिए जिसमें कुछ ये चीज़ें स्टोर कर सके. तो वो डेटाबेस है ETCD, की वैल्यू स्टोर. सो की वैल्यू स्टोर सिंपल डेटाबेस और डिफरेंट होता है, इट्स काइंड ऑफ लाइक रेडिस. ठीक है, सो ये API सर्वर जो होता है और ये जो कंट्रोलर होते हैं, दीज आर कनेक्टेड टू दिस ETCD अगर उनको कुछ भी डेटा स्टोर करना है तो उस चीज़ के लिए. एंड शेड्यूलर एक सेकंड में आएंगे. सो अभी आपको समझ आ चुका है API सर्वर क्या है. सो API सर्वर जो होता है, ये दिस इज़ द प्लेस वेयर यूजर्स आर टॉकिंग. ठीक है, जो हमारे डेवलपर्स हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कुबरनेटिस को, वो API सर्वर से बात करते हैं. API सर्वर से कनेक्टेड होता है कंट्रोल मैनेजर एंड ETCD. ETCD क्या है, की वैल्यू पेयर, एक की वैल्यू स्टोर है, एक डेटाबेस है जिसके अंदर ये अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं अगर इनको कुछ भी स्टोर करना है. ठीक है, अब कुबरनेटिस में और भी कंपोनेंट्स हैं. एक कंपोनेंट आता है जिसको हम कहते हैं वर्कर नोड. इसको हम क्या कहते हैं, वर्कर नोड. ये वर्कर नोड क्या है, ये फिर से एक फिजिकल मशीन है, ये एक डिफरेंट फिजिकल मशीन है. ठीक है, फिर से क्या है, एक फिजिकल मशीन. ये जो वर्कर नोड्स होती है ना,
दीज आर एक्चुअल मशीन्स जहाँ पर हमारा वर्कलोड रन करता है. वर्कलोड मतलब हमारे कंटेनर्स, हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन रन करता है, वो इस वर्कर नोड में करता है. कंट्रोल प्लेन का काम है सिर्फ मैनेजमेंट, और सच में कंटेनर्स को रन करना कहाँ पे होता है? वर्कर नोड के अंदर. आपके पास मिनिमम 2 वर्कर नोड्स होनी चाहिए, मतलब एक भी हो सकती है बट दैट इज़ वेरी रिस्की. आपके पास मिनिमम 2 वर्कर नोड्स होनी चाहिए, लेकिन आपके पास मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं? आपके पास 5 वर्कर नोड्स हो सकते हैं, 10 वर्कर नोड्स हो सकती है, बेस्ड ऑन योर स्केल. ठीक है, तो अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 2 वर्कर नोड्स हैं. इन वर्कर नोड्स के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड होते हैं. क्या क्या बात करते हैं? पहला कंपोनेंट है क्यूबलेट. ओके, पहला कंपोनेंट है क्यूबलेट. तो इन वर्कर नोड्स के अंदर एक तो क्यूबलेट इंस्टॉल होना चाहिए. गुड. सेकेंड चीज़ यहाँ पर एक इंस्टॉल होती है, दैट इज नोन एज क्यूब प्रॉक्सी. ठीक है, बताऊंगा क्या होता है क्यूब प्रॉक्सी. एंड थर्ड थिंग इज अ कंटेनर रन टाइम. ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है? एक कंटेनर रन टाइम इन्वायरमेंट. सो CRI, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस. ठीक है, सो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट कॉपी दिस थिंग्स हेयर ऑल्सो. तो अगर ये 3 चीज़ें एक फिजिकल मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड है, आई कैन से दैट ये क्या है? ये एक वर्कर नोड है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, ये है आपका CRI, ये है आपका क्यूबलेट, ये है क्यूब प्रॉक्सी. गुड. अब बात करते हैं कैसे काम करता है. आपका जो एक्चुअल कंटेनर है, जो एक्चुअल वर्कलोड है, वो इस CRI के अंदर चलता है. ठीक है, इस CRI के अंदर चलता है. तो ये जो वर्कर नोड्स होती है ना, इस क्यूबलेट के थ्रू दीज आर कनेक्टेड टू दिस API सर्वर. ठीक है, तो ये इस वर्कर नोड से कनेक्टेड होती हैं. तो ये वाली भी और सिमिलरली ये वाली भी. अब मैं आपको दिखाता हूँ दैट एक्चुअली में ना काम कैसे चलता है. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं सो दैट दी विजिबिलिटी इज गुड. तो लेट मी जस्ट शो यू दैट हाउ एक्चुअली दीज वर्कर नोड्स आर वर्किंग. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर देखोगे क्या होता है. लेट से आपने बोला कि भाई मेरे को, इंग्लिश में लिखते हैं दैट प्लीज़ स्टार्ट 2 कंटेनर्स फॉर Nginx. लेट्स से ये आपकी क्या है? ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, तो यूजुअली कॉन्फ़िगरेशन हम एक फाइल में लिखते हैं, आई टेल यू. तो लेट्स से ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है कि प्लीज़ स्टार्ट 2 कंटेनर्स फॉर Nginx. तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाई, या आप इंस्ट्रक्शन जो आपने दिया, ये आप कहाँ पे दोगे? ये आप दोगे अपने API सर्वर को. ये API सर्वर आपकी इस इंस्ट्रक्शंस को लेगा इन एन ऑथेंटिकेटेड मैनर. मतलब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके आपके क्लस्टर के साथ या आपके इस फिजिकल मशीन के साथ बात कर सकता है. देयर इज एन ऑथेंटिकेशन. तो ये पहले दिखेगा कि आर यू ऑथेंटिकेटेड टू मेक दिस कॉल. इफ़ येस, ये आपकी कॉल को एक्सेप्ट करेगा एंड ये इस कंट्रोलर को बोलेगा कि भाई मेरे को ना Nginx के 2 कंटेनर चलाने हैं. ठीक है, कंट्रोलर कहेगा ठीक है भाई, मैं काम पे लगता हूँ. आपने उसको काम पे लगा दिया. अब ये कंट्रोलर क्या करेगा? आपके लिए ना 2 पॉड्स बनाएगा. ठीक है, पॉड्स इज समवॉट लाइक कंटेनर ओनली. मतलब एक पॉड मतलब एक कंटेनर, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए समझो ये क्या करेगा? एक पॉड बनाएगा. ठीक है, एक पॉड बनाएगा. लेट्स से इसका नाम है पॉड 1, जिसके अंदर ये क्या करेगा? Nginx चलाएगा. बिकॉज आपने इसको बोला ना कि मेरे को Nginx का एक कंटेनर चाहिए. ठीक है, कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो 1 और 2. तो इसने क्या किया? इसने आपके लिए 2 पॉड्स बना दिए जिसके अंदर Nginx का कंटेनर चल रहा है. तो ये जो कंटेनर्स है ना, ये अभी आप देखो हवा में है, ये चल नहीं रहे हैं. ठीक है, इट्स लाइक सोल. ठीक है, अभी जो सोल है, आत्मा है, ये बन चुकी है, लेकिन इसको रन करने के लिए एक फिजिकल मशीन चाहिए. तो कंट्रोलर ने क्या किया? आपके कहने पे 2 कंटेनर्स तो बना दिए, लेकिन इन पॉड्स को इन फिजिकल मशीन्स के ऊपर डालना है, रन करना है, सो दैट इट स्टार्ट्स टू वर्क. तो ये स्केड्यूलर क्या करेगा? ये देखेगा भाई 2 पॉड्स बने हुए हैं, तो इन पॉड्स को फिजिकल मशीन्स को असाइन करना स्टार्ट कर देगा. वो देखेगा भाई काम करता हूँ, पहला पॉड लेता हूँ और मैं उसको यहाँ रख देता हूँ. ठीक है, पहला पॉड लिया और उसको यहाँ रख दिया, और दूसरा पॉड लिया, उसको भी थोड़ा छोटा करते हैं एंड इसको यहाँ पर रख देते हैं. तो ये स्केड्यूलर क्या करता है ना, ये वॉच करता है कि अगर कोई भी पॉड है जो अभी तक किसी वर्कर नोड को असाइन नहीं है, तो उसको असाइन कर देता है एंड ये बेस्ट फिट निकालता है कि कहाँ पे असाइन करना चाहिए. अभी देखो 2 पॉड्स है, इसने क्या किया? दोनों को एक एक कर दिया. बात समझ रहे हो? ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को, ये पॉड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो अब क्या हुआ? अब देखो एक पॉड यहाँ चल रहा है और एक पॉड यहाँ चल रहा है, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कहा था कि मेरे को ना 2 कंटेनर चाहिए Nginx के, एंड यस 2 कंटेनर्स आर रनिंग. तो ये कैसे रन किया? इस स्केड्यूलर ने बेसिकली इस क्यूबलेट को, ओके तो अगर आप यहाँ पर डायग्राम में जाओगे तो ये जो स्केड्यूलर है ना, इसने इस क्यूब API सर्वर के थ्रू इसने इस क्यूबलेट को बोला होगा
कि भाई कंटेनर चला। ये जो क्यूबलेट है ना, इसको इंस्ट्रक्शन मिली होगी कि भाई खुद की फिजिकल मशीन पे इस कंटेनर को रन कर, और इसने रन किया। सिमिलरली इस क्यूबलेट को इंस्ट्रक्शन मिली होगी कि भाई इस पॉड को रन कर, तो इसने रन कर दिया। बात समझे? बिकॉज सी ये क्यूबलेट बेसिकली क्या कर रहा है, क्यूबलेट इज एक्टिंग एज अ सर्विस जो यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर रहा है। ये क्यूबलेट इसमें मैनेज कर रहा है। लेट्स से अगर मेरे को इस कंटेनर को डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो ये एपीआई सर्वर इस क्यूबलेट को बोलेगा कि भाई अपने पास ना ये कंटेनर चल रहा है, उसको डिलीट कर। तो ये क्यूबलेट जाके इस कंटेनर को डिलीट करेगा। तो ये क्यूबलेट बेसिकली क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है। क्यू प्रॉक्सी क्या करती है, क्यू प्रॉक्सी बेसिकली प्रोवाइड्स नेटवर्किंग एंड ट्रैफिक रूल्स टू योर वर्कर नोड। तो फ्यूचर में जब आप यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगाओगे एंड यूजर्स आपके इस एप्लीकेशन को विजिट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, क्यू प्रॉक्सी के थ्रू। तो वो सारी रिक्वेस्ट क्यू प्रॉक्सी पे जाती हैं। क्यू प्रॉक्सी रिडायरेक्ट्स द ट्रैफिक टू द स्पेसिफिक पॉड। समझ गए? जस्ट 1 सेकेंड। तो क्यू प्रॉक्सी बेसिकली नेटवर्किंग का काम करती है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स अब आपने बोला कि भाई आई नीड 5 कंटेनर्स, तो अब आपने 5 कर दिया, तो ये रिक्वेस्ट फिर एपीआई सर्वर के पास आएगी। अब एपीआई सर्वर क्या करता है ना, वो एटीसीडी में देखता है, बिकॉज ये क्या है, एक डेटाबेस है, वो देखता है कि यार अभी ना करंटली ना 2 कंटेनर्स आर रनिंग। सो करंट 2 कंटेनर्स आर रनिंग एंड इसको कहा जाता है डिज़ायर्ड। ठीक है। डिज़ायर क्या है, आपकी डिज़ायर्ड स्टेट क्या है, आपने डिज़ायर किया 5। ठीक है। तो वो देखेगा भाई करंट है 2, डिज़ायर है 5, तो इसका मतलब है मेरे को 3 कंटेनर्स और चलाने हैं। तो वो क्या करेगा, 3 पॉड्स बना देगा। ये लो जी, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3, एंड इन तीनों के अंदर क्या चल रहा होगा, इन तीनों के अंदर वो इंजीनियर्स को रन करेगा। अब जैसे ही ये कंटेनर्स बन जाएंगे, ये हवा में बने, ये अभी चल नहीं रहे हैं, तो शेड्यूलर देखेगा ओ 3 कंटेनर्स बने, तो वो क्या करेगा, हो सकता है इस कंटेनर को वो यहाँ पे रख देगा, इस कंटेनर को वो फिर यहाँ पे शेड्यूल कर देगा, और इस वाले कंटेनर को यहाँ पे शेड्यूल कर देगा। एंड अब जो करंट है वो भी हो चुके हैं 5। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ है, वो ETCD के अंदर स्टोर करता है, बिकॉज इट्स अ स्टेटफुल थिंग। अब आपने बोला कि भाई मेरे को 5 नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ एक ही चाहिए, तो वो देगा ओ डिज़ायर है आपका 1, करंट है 5, तो इसका क्या मतलब है, 4 कंटेनर्स को किल करो। तो वो क्या करेगा, एपीआई सर्वर बेसिकली बोलेगा क्यूबलेट को कि भाई तेरे पास 3 कंटेनर चल रहे हैं, तो एक काम कर, तू ना 2 को किल कर दे। तो वो कर देगा किल। फिर ये एपीआई सर्वर इस क्यूबलेट को बोलेगा भाई तेरे पास 2 कंटेनर चल रहे हैं, दोनों को किल कर दे। ठीक है, ये दोनों को किल कर देगा, तो इसको भी हम किल कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, बिकॉज हमें पता था कि हमें कितने चाहिए, हमारा डिज़ायर स्टेट हमें पता था, तो हमने कर दिया डिलीट। अब हमारे पास सिर्फ एक है, तो करंट भी हो गया 1। तो क्यूबरनेटिस का पूरा काम क्या है कि डिज़ायर्ड स्टेट को वो मैच करता है करंट स्टेट से। जो भी आप डिज़ायर करते हो उसको वो ट्राई करता है करंट स्टेट से मैं सिंक में रखूँ। अगर आपने बोला भाई मेरे को तो 10 कंटेनर चाहिए, वो 10 कंटेनर चलाएगा। अगर कोई भी कंटेनर किल होता है, मतलब कोई भी कंटेनर क्रैश कर जाता है, तो वो अपने आप रीस्टार्ट भी करेगा। तो ये बेसिकली बनता है कुबरनेटिस, इस तरह से बनता है कुबरनेटिस। अगर आप इसके इसको देखते हो, इस डायग्राम को, इसको छोड़ दो, ये जो CCM है ना, एक सेकंड के लिए छोड़ दो, मैं बताऊंगा। आपके पास ETCD है विच इज़ अ स्टोर, क्यूब API सर्वर है, शेड्यूलर है, कंट्रोल मैनेजर है। आपके पास वर्कर नोड्स है, कितनी, 2। तो वर्कर नोड के अंदर क्या है, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी एंड CRI। हमने CRI के बारे में बात नहीं किया। CRI बेसिकली क्या होता है, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। कंटेनर रन टाइम इंटरफेस क्या होता है, किसी भी कंटेनर को रन करने के लिए यू नीड दिस कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल ये क्या क्या हो सकता है, डॉकर इंजन हो सकता है, ये कंटेनर डी हो सकता है, कंटेनर डी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करते हैं कंटेनर रन टाइम इंटरफेसेस। तो लेट्स सी कौन कौन से कंटेनर रन टाइम इंटरफेसेस वी हैव। सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कंटेनर रन टाइम इंटरफेसेस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो देखो पॉडमैन है, क्रियो है, कंटेनर डी है, लिनक्स कंटेनर्स है, काटा कंटेनर्स हैं, फायर क्रैकर है, डॉकर इंजन है। तो ये सारे क्या है, कंटेनर रन टाइम्स हैं। अगर आपको कंटेनराइज एप्लीकेशंस को रन करना है, तो ये कंटेनर रन टाइम आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर कंटेनर रन टाइम नहीं है तो वो नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पर यूजुअली कंटेनर डी यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर जो रन टाइम इन्वायरमेंट है दैट इज़ कंटेनर डी, बिकॉज कंटेनर डी इज़ अगेन ओन्ड बाय CNCF, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। ठीक है, तो कंटेनर डी भी यहाँ पर है। तो कंटेनर डी बिकॉज यहाँ पर है, दैट इज़ वाई योर कंटेनर आर गेटिंग रन। तो CRI है, क्यूब प्रॉक्सी है, क्यूबलेट है। सो क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर रन टाइम इन्वायरमेंट जिसके अंदर पॉड्स चलते हैं। पॉड्स बेसिकली इज योर कंटेनर्स। ठीक है, यूजुअली 1 पॉड मीन्स 1 कंटेनर, बट कई बार वो 1 से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है, ये
क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, CCM। ये CCM क्या चीज़ है पीयूष? तुमने ये CCM के बारे में तो बात ही नहीं किया। देखो CCM में क्या होता है, अगर अभी याद है हमने ये बात किया था, हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात की थी कि भाई AWS का अपना लोड बैलेंसर है, डिजिटल ओशंस का अपना लोड बैलेंसर है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। हम यहाँ पर ना क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैंने कॉन्फ़िगरेशन दी कि प्लीज़ स्टार्ट 10 कंटेनर्स फॉर Nginx एंड क्रिएट अ लोड बैलेंसर फॉर देम, क्रिएट अ लोड बैलेंसर फॉर दीज कंटेनर्स। अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कुबरनेटिस बोलेगा कि भाई देख मैं कंटेनर तो तेरे लिए रन कर लेता हूँ बिकॉज वो मेरा काम है, मैं यहाँ पे पॉड्स बनाऊंगा, मेरे पास पूरा आर्किटेक्चर है, मैं बना सकता हूँ। लेकिन जो ये लोड बैलेंसर है ना यार, ये लोड बैलेंसर ना मेरा काम नहीं है, बिकॉज लोड बैलेंसर क्या होता है, वो क्लाउड स्पेसिफिक चीज़ है ना। लोड बैलेंसर एक फिजिकल मशीन होती है राइट, जो लोड बैलेंस करती है, वो क्लाउड स्पेसिफिक चीज़ है, वो एक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये लोड बैलेंसर जो एक रिसोर्स है ये मैं कैसे बनाऊँ, मैं नहीं बना सकता। तो वो बोलेगा भाई ये लोड बैलेंसर ना तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, अभी के लिए समझते हैं। तो मतलब कि अगर मैं इसको AWS पे डिप्लॉय कर रहा हूँ इस कुबरनेटिस क्लस्टर को, तो मेरे को खुद जाके ELB कन्फिगर करना पड़ेगा। अगर मैं डिजिटल ओशंस पे हूँ तो मेरे को खुद जाके लोड बैलेंसर कन्फिगर करना पड़ेगा। अगर मैं GCP पे हूँ तो फिर मेरे को खुद जाके लोड बैलेंसर अलग तरीके से कन्फिगर करना पड़ेगा। एंड अगर मैं अपने खुद की मशीन मतलब खुद की एक बेयर मेटल पे हूँ तो मेरे को खुद कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा, है ना, मतलब कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन कुबरनेटिस पे तो क्या कहता है कि भाई देख यहाँ तो तुम्हारी फिर प्रॉब्लम वापस आ गई ना, जहाँ पे तुम्हें खुद चीज़ें कन्फिगर करनी पड़ेगी, तुम फिर वेंडर लॉक इन हो जाओगे। तो वो बोलता है कि भाई मैं क्या करूँगा, तुम मेरे को दो, तुम मेरे को लोड बैलेंसर की इंस्ट्रक्शंस दो, तुम मेरे को कमांड दो। जो ये लोड बैलेंसर वाली चीज़ है ना, ये फॉरवर्ड करता है CCM को। ये क्या है, क्लाउड कंट्रोल मैनेजर। ये CCM है ना, ये जो CCM है ना, ये क्या होता है, अगर आप इस पूरे चीज़ को AWS पे डिप्लॉय कर रहे हो तो ये CCM AWS का होगा। ये अगर आप डिजिटल ओशंस पे हो तो ये CCM क्लाउड कंट्रोल मैनेजर किसका होगा, ये डिजिटल ओशन से बात करेगा। अगर ये GCP का होगा तो ये किसका होगा, ये होगा GCP का। तो ये API सर्वर क्या करेगा, इस CCM को बोलेगा कि भाई मेरे को एक लोड बैलेंसर चाहिए। अब ये CCM इंटरनली AWS के API से या डिजिटल ओशन की API से बात करेगा और हमारे लिए एक लोड बैलेंसर बनाकर देगा। बात समझे? तो मतलब कि जो CCM है ना, ये एक डायनामिक कंपोनेंट है, क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, क्लाउड प्रोवाइडर API। तो मतलब कि अगर ये क्लस्टर जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर ये Amazon पे डिप्लॉयड है तो ये CCM Amazon की API से बात करेगा। अगर ये डिजिटल ओशंस पे तो डिजिटल ओशन से बात करेगा। एंड अगर ये GCP पे तो GCP के क्लाउड प्रोवाइडर API से बात करेगा। तो मतलब कि मेरे को तो सिर्फ क्यूब API सर्वर को बोलना है कि भाई मेरे को ना एक लोड बैलेंसर चाहिए। ये लोड बैलेंसर CCM के पास जाएगा, CCM अपने आप तुम्हें लोड बैलेंसर बना के देगा, तुम जॉन से भी क्लाउड के ऊपर हो, ठीक है। तो ये CCM बेसिकली हमारे क्लाउड की APIs के साथ बात करता है। एंड दिस इज वेयर योर होल क्यूबरनेटिस एंड्स। ये है आपका कुबरनेटिस। सो नॉट ओनली दिस, कुबरनेटिस हर चीज़ जो भी एक डॉकर, जो भी एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन को करने चाहिए, कुबरनेटिस वो हर चीज़ प्रोवाइड करता है विथ हाई स्केल, हाई अवेलेबिलिटी। एंड ऑफ कोर्स गूगल ने बनाया, बैटल टेस्टेड, हाईली अवेलेबल। सो हैट्स ऑफ टू द गूगल टीम। सो दिस इज़ योर कुबरनेटिस। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में ना आपको समझ आया होगा दैट कुबरनेटिस क्या है। एंड जस्ट इन केस अगर आप कंटेनराइजेशन सीखना चाहते हो, सो डू चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, दैट इज़ द प्रीमियम डॉकर कोर्स। एंड इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यू कैन इवन चेक द रिव्यूज़, ओके, सो यू कैन चेक द रिव्यूज़ ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु हैव परचेज दिस कोर्स। तो इसमें डॉकर के बारे में हर चीज़ कवर्ड है। एंड इसमें आपको ना डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन में AWS का ECS और ECR भी मिलेगा कि Amazon का इलास्टिक कंटेनर सर्विस यूज़ करके आप कैसे डॉकर कंटेनर्स को क्या कर सकते हो, ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो, एंड लोड बैलेंसर्स वगैरह कैसे सेटअप कर सकते हो। सो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर्ड हैं। सो आई होप दैट आपको एक अच्छा आइडिया लगा दैट कुबरनेटिस क्या चीज़ है, किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है। अगर आपको कुबरनेटिस के ऊपर और वीडियोस चाहिए, लाइक इन डेप्थ कोडिंग वीडियोस प्लस प्रैक्टिकल गाइड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम कुबरनेटिस के ऊपर भी एक सीरीज बना सकते हैं। बट दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।